नमस्कार, सुबलक्ष्मी के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला है, जिसकी चपेट में भारतीय बाजार भी आए हैं। तो आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यही हम आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं समय की बड़ी खबरें। ग्लोबल मंदी की आशंका में दुनिया भर के बाजारों में फ्री फॉल जारी। अमेरिकी बाजार फिर 4% टूटे। यूरोप में 5% की गिरावट, 2% नीचे खुला जापान का बाजार। चीन में भारी स्लोडाउन के संकेतों से कच्चे तेल में $6.5 साल के निचले स्तर पर कारोबार। ब्रेंट क्रूड $43, नाइमेक्स $39 के नीचे फिसला। और दुनिया की बाकी बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर में 1.5% की कमजोरी। डॉलर इंडेक्स 94 के नीचे फिसला। बाजार के लिए सबसे काला दिन। सेंसेक्स कल 1600 पॉइंट टूटा। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। एफआईआईज ने की 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। और रुपए को भी राहत नहीं, 2 साल के नए निचले स्तर पर लुढ़का रुपया। $1 का भाव 66 रुपए के करीब पहुंचा। एलआईसी के सहारे से 18% ओवर सब्सक्राइब हुआ। आईओसी का ओएफएस 10% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने जुटाए करीब 9,300 करोड़ रुपए। और सेबी की बोर्ड बैठक में एफएमसी के मर्जर के नियमों को मिली मंजूरी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की आईपीओ पर एंकर निवेशकों की लिमिट भी हुई खत्म। और आज दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉनसून सेशन के दूसरे चरण की हो सकती है घोषणा। ग्लोबल मंदी की आशंका में पूरी दुनिया के बाजारों में भारी भरकम गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स भी कल अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दिखा चुका है। यहां पर हमने देखा 7 लाख करोड़ का पैसा स्वाहा हुआ है। निवेशकों के हाथ भारी झटका लगा है। इसके अलावा अगर आप एफआईआईज का भी रुझान देखें तो कल तकरीबन 5,781 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब भी बाजार के लिए संकेत बेहद खराब है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट किसी तरह के संकेत नहीं दिखा रहा है कि इस गिरावट में एक रुकावट आएगी। हमारे साथ है आशीष वर्मा। आशीष, कल अमेरिकी बाजारों की भी हालत बेहद खराब होती हुई दिखाई दी है। वो बताएंगे किस तरह का रिपल इफेक्ट आज फिर देखने को मिलेगा एशिया में, और भारतीय बाजारों पर कितना प्रेशर है। और अनिल सिंह भी हमारे मार्केट सेनेटर भी एनालाइज करेंगे इस पूरे मूव को। लेकिन आशीष बताइए, अमेरिका कुछ फ्यूचर्स में इनफैक्ट बहुत बड़ी गिरावट, शुरुआत थोड़ी ठीक रही, लेकिन जो भी रिबाउंड आया वो एट द एंड ऑफ द डे बहुत खराब। बिल्कुल तैयार हो जाइए एक और बेहद वोलेटाइल सेशन और शायद बहुत तगड़े पेन के लिए, ऐसे अमेरिकन मार्केट्स एटलीस्ट इंडिकेट कर रहे हैं। हमने कल हाईलाइट करा था कि फ्राइडे को बिगेस्ट वॉल्यूम डे था, बहुत तगड़ी पिटाई हुई, पिछले 4 सालों में सबसे कमजोर हफ्ता था। इनफैक्ट कल कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स और कहीं तगड़ी पिटाई उससे भी ज्यादा देखने को मिली है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में 3.5 से 4% तक का दबाव था। डाउ आपकी स्क्रीन पर आया था, 588 पॉइंट कमजोर हुआ था। ध्यान रखें 530 पॉइंट की कमजोरी फ्राइडे को देखने को मिली थी। तो बहुत तगड़ी पिटाई कल हुई है। बेहद वॉलेटाइल सेशन था। कहा जा रहा है वॉल स्ट्रीट पे एक बड़ी वाइल्ड राइड देखने को मिली है कल। जो मेजर एवरेजेस थे शुरुआत में, जैसे आपने हाईलाइट करा, दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट जब अमेरिकन मार्केट की शुरुआत हुई, डाउ करीब 1100 पॉइंट फिसलता हुआ नजर आया। बिगेस्ट इंट्राडे स्विंग अब तक के डाउ की हिस्ट्री में कल हमने सुबह शुरुआती ट्रेड में अमेरिका में देखा है। इनफैक्ट उन लोअर लेवल से फिर 1% तक की सिर्फ कमजोरी रह गई थी, रिकवरी देखने को मिली और फाइनली फिर 3, 3.5, 4% के आसपास के दबाव के साथ क्लोज हुए मार्केट्स। पिछले 3 दिनों में डाउ ने 1477 पॉइंट झटक दिए हैं, जो अब तक की हिस्ट्री में डाउ में पिछले 3 दिनों का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट लॉस कभी बैक टू बैक देखने को नहीं मिला है। जो ओपनिंग वीकनेस थी, क्यों इतना कमजोरी आई, 1100 पॉइंट तक गिर गया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ्स की कहा जा रहा है डंपिंग हुई शुरुआत में। इसके अलावा एक नया रूल इन्वोक किया गया था एनवाईसी द्वारा, रूल 48 जिसे कहा जाता है, जिसके चलते इंडिकेटिव प्राइसेस नहीं देखने को मिलती, सीधे ट्रेड की शुरुआत होती है। तो ट्रेडर्स में उसके चलते भी कंफ्यूजन था और इसीलिए कहा जा रहा है एकदम से अचानक शुरुआती तगड़ा सेल ऑफ आया है।
जिस तरह की पिटाई हो रही थी, ध्यान रखिए 1200 टाइम्स स्टॉक्स या ईटीएफ्स में ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी गई। वहां का रूल है कि 5% ज्यादा का फॉल आएगा तो 5 मिनट की ट्रेडिंग हॉल्ट होती है। तो ऐसे 1200 इंस्टेंसेस कल के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे देखने को मिले हैं। ये दिखा रहा है कि इस हद तक पिटाई हुई है। इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर बड़े वल्नरेबल दिख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स, और अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं है। और जो बाजार के सारे ड्राइवर्स हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो फेड हो, चाहे वो कच्चा तेल हो, ये सब बड़े अनसर्टेन एनवायरमेंट से गुजर रहे हैं और इसीलिए भी पिटाई है। यूरोपियन मार्केट्स अपने लो से रिकवर हुए, उस रिकवरी के बावजूद 5% की कमजोरी के साथ बंद हुए। ये फ्राइडे के 3% के ऊपर ये कमजोरी है। और यहां पे दिक्कत इस बात की थी कि अमेरिकन मार्केट जो उस टाइम पे खुले हुए थे जब ये मार्केट्स क्लोज हो रहे थे, और अमेरिकन मार्केट में सिग्निफिकेंट प्लंज आया था, उससे मूड और बिगड़ गया। कल हमने ग्रीस हाईलाइट करा था, ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब ने रिजाइन कर दिया था। कल ग्रीस में 10.5% तक की पिटाई हुई है। आपकी स्क्रीन पर वो आएगा। और इतने नेगेटिव क्यूज के साथ एशिया ने ऑब्वियसली शुरुआत कमजोरी के साथ करी है। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज फिर 1.5% के आसपास की कमजोरी। निकई में हमने शुरुआती ट्रेड्स में देखा था 2, अब तो 2.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज है। सबकी नजरें चीन पर हैं, कोई ऐसा एक्शन ले कि उस इकोनॉमी को सुधारा जा सके, नहीं तो दिक्कतें इस समय तो कंटिन्यू होती हुई। इनफैक्ट चीन में वो पेंशन फंड्स में पैसा लगाना था, कोई फर्क वो नहीं अब तक नदारत है या फिर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। शुक्रिया आशीष। लेकिन हमारे साथ है अनिल सिंघवी, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल, क्या एक और डरावनी शुरुआत रहेगी? अनडाउटेबली इसमें जिस तरह से कल अमेरिकी बाजार इतने भारी उतार चढ़ाव के बाद फिर से इतने कमजोरी के साथ बंद हुए, इसका मतलब साफ है कि लोगों में डर जो दिख रहा है वो 2008 के फिर से फ्लैशबैक सामने आने का दिख रहा है कि जिस तरह से 2008 में गिरावट की इस तरह से शुरुआत हुई, लोगों को शुरुआत में ये लगता था कि खरीदारी कर ली जाए, करेक्शन है, और जनरली होता भी है कि बुल मार्केट में पहले करेक्शन में लोग, दूसरे करेक्शन में लोग खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद काफी देर बाद पता चलता है कि वास्तविक सिचुएशन क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमेरिकी बाजार और हिंदुस्तान के बाजार ज्यादा बेहतर सिचुएशन में 2008 के मुकाबले में। तो वो पुनरावृत्ति होगी या नहीं, इस पर अभी सवाल जरूर है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जहां तक आज के संकेतों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब तक दुनिया भर के बाजार स्टेबल ना हो, रिकवर ना हो, हमारे लिए रिकवर करना मुश्किल होगा। पहला तो ये। दूसरा ये, कल के साइड इफेक्ट्स आज भी दिखेंगे, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस मार्जिन कॉल्स की वजह से आज भी कम होनी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर रिकवरी आए, इसकी संभावना कम है। आएगी तो भी चुनिंदा शेयरों में आ सकती है भले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जल्दी सुधरेंगे, इसकी संभावना कम है। जहां तक दिग्गजों का सवाल है, कल के सेशन में एफआईआई ने दमदार बिकवाली की है, 5000 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि फ्लोस के लिहाज से कल का दिन इतना बुरा है नहीं, क्योंकि 4000 करोड़ से ज्यादा की डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की, और वो भी तब जबकि आईओसी का ऑफर फॉर सेल था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लिक्विडिटी सपोर्ट तो डोमेस्टिक मनी का काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। तो उम्मीद आप एक ही कर सकते हैं कि आज जब हम और कमजोर खुलेंगे तो थोड़ा और लिक्विडिटी सपोर्ट आता हुआ दिखे। एफआईज बेचने के मूड में है और वो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वायदा कारोबार में एग्रेसिव बिकवाली एफआईज ने भी नहीं किए। तो ओवरऑल आंकड़े उतने बुरे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इस वक्त हम न आंकड़ों पर चल रहे हैं, न फंडामेंटल्स पर चल रहे हैं, न टेक्निकल्स पर चल रहे हैं, सिंपल ग्लोबल मार्केट्स के मुंह पर चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अभी तक स्टेबल हुए नहीं, तो मुझे लगता है आज भी एक दबाव भरा सेशन रहेगा। और एक और दिक्कत की बात है कि अब डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है उसका ठीक ठीक अंदाजा लग नहीं पा रहा है, क्योंकि काफी अहम लेवल, कल मैं ये सोचा था कि शायद 7850 के नीचे बाजार न जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में, लेकिन उससे भी नीचे जाकर बंद हुआ है, तो नीचे की रिस्क काफी खुलती हुई दिख रही है। तो इसलिए एक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि बाजार कितना और गिर सकते हैं, लेकिन अपसाइड साफ तौर पर लिमिटेड दिख रही है। 7800, 7900 हर लेवल पर जिस तरह से हर्षदा कॉल राइटिंग हुई है, बाजार के लिए ऊपर जाना काफी मुश्किल काम है इस वक्त। जी हाँ, काफी अटक सकता है मार्केट, और एसजीएक्स निफ्टी भी वो संकेत दे रहा है कि 100 पॉइंट नीचे हम खुल सकते हैं। एक क्विक टेक चेक ले लेते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, 7700 पर एसजीएक्स निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। गुड मॉर्निंग अर्चिता। देखिए, ऐसे माहौल में मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए, और ये ट्रेडिंग कॉल से ज्यादा गैम्बल करना हो गया, क्योंकि मार्केट टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स से ज्यादा इवेंट पे ट्रेड कर रहा है, इवेंट पे चल रहा है। तो बट जहां तक बात स्तर की है, जहां तक बात टेक्निकल पैटर्न्स की है, पैटर्न्स काफी खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। अगर आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। उसके टारगेट भी बहुत ही बड़े आते हैं, बट उसकी बात करना मैं नहीं समझता सही है इस समय। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह के सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, एटलीस्ट 75, 90, 7600 के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि वो 38.20%
रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, जो हमने 5100 से देखी थी 9100 के लेवल्स तक, तो वो स्तर बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस स्तर के लिए केवल प्ले करेंगे। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मैं नहीं समझता स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 79.10 के और टारगेट 7600 के सकते हैं। अनिल, लेकिन जैसे मानस कह रहे हैं कि 7600 के लिए प्ले किया जाए, क्या वाकई में इस मार्केट को शॉर्ट करके अब पैसा बनने वाला है, या फिर जितनी पोजीशन अनवाइंड होगी वहीं पर ज्यादा एक्शन हम देखेंगे? कल बात अलग थी, कल इसीलिए हम सुबह बात कर रहे थे कि जहां खुले वहीं बेच दीजिए और लॉन्ग पोजीशन छोड़ दीजिए या एग्रेसिव ट्रेडर से तो शॉर्ट कीजिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आज नहीं है। उसकी वजह यह कि एक तो बाजारों में कमजोरी है लेकिन पैनिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप किस लेवल पर शॉर्ट कर रहे हैं ये भी काफी अहम हो जाता है। अब इन लेवल्स पर शॉर्ट करके आप कितनी डाउन साइड रिस्क लेते हैं, या तो ये मान लें कि पूरी तरह से हम बेयर मार्केट में आ गए और अब तेजी खत्म ही हो गई है और अब बाजार सुधरेंगे ही नहीं, तब तो ये लेवल्स महीनों तक सालों तक देखने को न मिले, कम से कम अभी तक तो वैसे संकेत नहीं है। तो फिर ऐसे लेवल्स पर शॉर्ट करने के बजाय मेरा ये मानना है ट्रेडर्स के लिए जो मानस करें वो ज्यादा सही है कि स्टे अवे, कोई ट्रेड ना करें। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है अब बाजार मौके बनाने लगा है, तो अब से लेकर 7600 से लेकर 7200 आई डोंट नो वो लेवल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन या तो आप लेवल के लिहाज से पैसा डालना शुरू करें या फिर दिन के हिसाब से पैसा डालना शुरू करें कि आज कुछ डालेंगे, कल गिरावट हुई तो कल कुछ और डालेंगे, उस तरीके से मेरे ख्याल से। क्योंकि एक चीज समझ लेना जरूरी है, बाजार इस स्पीड से रोज गिर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इस स्पीड से आप गिरे तो 15 दिनों में आप सेंसेक्स को निफ्टी को जीरो पर देखेंगे, वो होने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि फॉल कहीं न कहीं थमेगा, चाहे हम आप मंदी के बाजार में हो या तेजी के बाजार में। तो ऐसे में बेहतर ये है कि निवेशकों के लिए ये बाजार बहुत बेहतरीन है, उन्हें अब धीमे धीमे पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। और ट्रेडर्स के लिए बहुत आप स्किल ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, हमेशा स्क्रीन के सामने रह सकते हैं, तो फिर न्यूज़पेपर ट्रेड कीजिए। इनफैक्ट आपने जो धीरे धीरे खरीदारी की बात की, कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपको वॉरेन बफे के स्टाइल में अब आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सेल ऑफ में माना यही जाता है कि उनके फॉलोअर्स आंख बंद कर लेते हैं और जो उनको पसंद आता है उस पर तेजी के कॉल्स लेना शुरू करते हैं। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ ट्रेड जो आप ले सकते हैं अगर आप में उतनी हिम्मत है, या फिर आप उस तरह के लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में प्लान कर रहे हैं। मानस, आज के ट्रेड के लिहाज से कौन से दो स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं? देखिए, मेरे ये कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे माहौल में। अगर आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे हैं तब तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज बिल्कुल दूर रहे मार्केट से। तो केवल ये मैं आपको केवल व्यू दे रहा हूँ। पहला तो बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किए हैं, पीएसयू बैंकिंग तो काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले लोज को ब्रेक किया है। ऐसा थोड़े दिन पहले लग रहा था कि बॉटम्स बने हैं पीएसयू बैंकिंग के, बट कल के मूव को देख के लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंकिंग में गिरावट अभी और बढ़ेगी। तो उस लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट 130 रुपए के आते हैं, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस 145 का रखें। दूसरा स्टॉक रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जहां पर स्टॉक ने इम्पॉर्टेंट 170 रुपए के लेवल ब्रेक किए हैं। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है अभी भी, और मैं समझता हूँ कि 165 का स्टॉप लॉस रखें अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, और 150 के टारगेट सेट करते समय। शुक्रिया मानस इस अपडेट के लिए। तो मानस बेसिकली कह रहे हैं अगर आप स्क्रीन से के सामने पूरे दिन रह सकते हैं तभी वो ट्रेडिंग पोजीशन लीजिए, वरना बेस्ट है कि आप साइडलाइंस पर रहें और होप करें कि यहाँ पर और नेगेटिव फ्लो ना आए। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 90 पॉइंट नीचे इस बीच। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया अनिल आपके एनालिसिस के लिए। लेकिन बाजार में मचे कोहराम के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली को बाजार पर भरोसा है। देखिए ये बातचीत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी का स्पेशल एडिशन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में कल मचे कोहराम के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय इकोनॉमी पर पूरा भरोसा जताया है। उनके मुताबिक ग्लोबल चिंता का बाजार पर लंबी अवधि के लिए असर नहीं पड़ेगा, जिससे बाजार में आगे स्थिरता जरूर आएगी। The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. We have to strengthen our own economy.
वहीं चीन में स्लो डाउन के संकेत से ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि भारत की आर्थिक हालत दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है और रुपए के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जरूरी होने पर ही कदम उठाए जाएंगे। Relative to other countries, India is in a good position with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit, moderating inflation, low short-term foreign currency liabilities, and very sizable exchange reserves relative to imports or liabilities. We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. We will have no hesitation in using our reserves when appropriate to reduce volatility in the rupee. तो आरबीआई गवर्नर हो या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी में कोई दिक्कतें नहीं हैं। ग्लोबल मार्केट्स का असर ही भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। इस बीच आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी कितनी शानदार रिकवरी दिखा रहा है। 7700 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। 6:30 बजे जब हमने इस पर नजर डाली इस कार्यक्रम की शुरुआत में 100 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही थी एसजीएक्स निफ्टी में, और अब सिर्फ 25 पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर संकेत थोड़े से बेहतर बनते हुए दिखाई दिए हैं। आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे? भले ही इंडेक्स फोकस में रहेगा लेकिन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईओसी के साथ करना चाहेंगे जिसका ओएफएस पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है कल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मार्केट कंडीशंस कमजोर रहे हैं तो एलआईसी को फिर से एक सेवियर के तौर पर उतरना पड़ा है। उसके साथ ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी कुछ मदद की है इस पूरे सब्सक्रिप्शन को भरने के लिए। 1.18 टाइम्स पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ। इसके जरिए सरकार लगभग 9,400 करोड़ रुपए जुटा पाई। रिटेल का प्रोपोर्शन बहुत ही कमजोर रहा या फिर उसका पार्टिसिपेशन कमजोर रहा मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण, सिर्फ 18.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वही नॉन रिटेल प्रोपोर्शन 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यूनाइटेड ब्रेवरीज का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर हाइनिकेन विजय माल्या एसोसिएट से कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है और कंपनी में अपना हिस्सा 50% से ज्यादा बढ़ा सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा के काउंटर पर नजर रखिएगा जहां पर ग्लेनमार्क फार्मा ने डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सस्ते भाव की ग्लिप्टिन दवा को यहां पर लॉन्च कर दिया। इसके जरिए कंपनी अपने डायबिटीज सेगमेंट में एक्सपैंड करना चाहती है, जहां पर कंपनी का खुद का कहना था कि इस सेगमेंट से कंपनी अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहती है, जो लगभग सिर्फ 100 करोड़ रुपए की थी, जहां पर टोटल रेवेन्यूज लगभग 6,600 करोड़ रुपए के हैं। इसके जरिए कंपनी डायबिटीज सेगमेंट में उतरना चाहती है और पूरी तरह एक्सपैंड करना चाहती है। कुछ बैंकिंग काउंटर्स यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आज फोकस में रहेंगे। खबर निकल कर आई है कि इस तिमाही ये तीनों ही बैंक अपने 2700 करोड़ के बैड लोन्स एआरसीज को बेचने का निर्णय ले सकती है। एक फंड एक्शन पर नजर गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने यहां पर कंपनी के लगभग 71 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, लगभग 170 रुपए प्रति शेयर पर। वही क्रेडिट स्विस सिंगापुर ने कंपनी के लगभग 72 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 170 रुपए प्रति शेयर पर। अदानी एंटरप्राइजेस का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अदानी एंटरप्राइजेस इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में करीब 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये फिलहाल स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा लगातार दबाव ही जारी है। कच्चा तेल बुरी तरह से लुढ़का है। सोना क्या एक बेहतर तेजी की स्ट्रैटेजी आपके लिए हाजिर कर रहा है, इस सब पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। भारतीय बाजारों में कल दिखी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और आज फिर से शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोर संकेत। क्या बाजार 7,500 के लेवल को भी अब होल्ड कर पाएगा? जबरदस्त बिकवाली हुई है एफआईज की तरफ से 5,000 करोड़ से ज्यादा की। क्या आज फिर से बिकवाली होगी? क्या मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होंगे? और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट और बढ़ेगी? यदि हाँ तो फिर ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें इस बाजार को और निवेशकों के लिए क्या मौके दे रहा है ये बाजार पैसे लगाने के, और किन शेयरों में इस वक्त आप लगाएं पैसा, इन सब पर होगा हमारा खास फोकस मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। इक्विटी मार्केट में तो हमने देखा है भारी मारकाट मची हुई है, लेकिन कमोडिटी बाजार में भी काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। चीन में भारी स्लोडाउन के चलते कच्चा तेल लगातार लोस पर ट्रेड करता हुआ ये 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, रुपया 2 साल के निचले स्तर पर आया है।
$1 का भाव 66 रुपए के करीब पहुंच गया है। सोना जहां पर हमने देखा था 1160 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, कल डॉलर में कुछ कमजोरी आई है बाकी करेंसीज के सामने, तो इधर भी कल फिर कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। रूपा मेहता हमारे साथ है। रूपा, कल तक तो कुछ एक्टिव ट्रेड्स थे कि शायद अगर इक्विटी मार्केट्स पिट रहे हैं तो सोने जैसी कमोडिटीज में तेजी आएगी, लेकिन वो भी ट्रेड शायद इतना लुक्रेटिव नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन को देखा जाए और जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में है और पूरी इकोनॉमी के अंदर हाहाकार मचा हुआ, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ रुपए में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है, तो ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड जो है वो काफी अभी वीक हो चुके हैं और अभी इन करंट लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए बाइंग के लिए। और जहां तक गोल्ड की बात है, गोल्ड भी आज प्रेशर में नजर आ रहा है। जरूर निचले स्तरों पर हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा था, अब देखना ही होगा कि ये बाउंस बैक कितना सस्टेन करता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो वीक है और कमोडिटी मार्केट सारा ही, चाहे हम एग्री कमोडिटीज की बात करें, चाहे हम बुलियन की बात करें या बेस मेटल्स की बात करें, सभी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से गोल्ड के अंदर एक बाउंस आया था, एक लोगों की बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए हमने देखी थी, लेकिन अभी जिस तरीके से डॉलर को स्ट्रेंथ मिलते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब गोल्ड के अंदर भी प्रेशर जो है फिर से जनरेट होता हुआ हम देख सकते हैं। हमें लगता है कि आज गोल्ड अगर 27,550 का लेवल मिलता है तो वहां पर आपको एक सेल का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप इसकी पोजीशन बनाइए 27,700 के, और अगर मार्केट गिरता है तो नीचे में गिरकर 27,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रुपए के लिए कौन सा स्तर इम्पोर्टेंट है आज? देखिए, आज रुपया लगता है कि 67 का लेवल हो सकता है आपको क्रॉस करता हुआ नजर आए। लगातार वीकनेस है मार्केट के अंदर और हमें लग रहा है कि रुपया अभी भी वीक होता हुआ नजर आ सकता है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 67.20 से लेके 67.40 तक का लेवल जो है आज इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेकर चले तो मुझे लगता है कि रुपया अभी 68 रुपए तक वीक होता हुआ हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया रूपा जानकारी के लिए। तो 68 तक के लेवल देखने को मिलेंगे आज, फिलहाल इंतजार रहेगा 67 का, और सोने में बिकवाली करना बेहतर है आज। शुक्रिया रूपा हमारे लिए समय निकालने के लिए। एसजीएक्स निफ्टी बेहद वॉलेटाइल है। आज के सत्र में 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, अब फिर से 70 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। निक्केई करीब 3% नीचे। नजरें रहेंगी कि शंघाई में क्या डेवलपमेंट्स उभर कर आती हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सुबह लक्ष्मी का स्पेशल एडिशन जारी रहेगा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार, सुबलक्ष्मी की स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। एक बार फिर देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। ग्लोबल मंदी की आशंका में दुनिया भर के बाजारों में फ्री फॉल जारी। अमेरिकी बाजार फिर 4% टूटा। यूरोप में 5% का नुकसान। जापान के बाजार 2% नीचे खुले। इस समय लगभग 3% की गिरावट। चीन में भारी स्लोडाउन के संकेतों से कच्चा तेल 6.5 साल के लोज पर। ब्रेंट क्रूड $43 पर और नाइमेक्स $39 के नीचे फिसला। दुनिया की बाकी बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर में 1.5% की कमजोरी। डॉलर इंडेक्स 94 के नीचे फिसला। भारतीय बाजारों के लिए सबसे काला दिन। सेंसेक्स कल 16.25 पॉइंट टूटा। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। एफआईआईज ने की 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। और रुपए को भी राहत नहीं, 2 साल के नए लोज पर पहुंचा। $1 का भाव 66 रुपए के करीब। एलआईसी के सहारे से 18% ओवर सब्सक्राइब हुआ। आईओसी का ओएफएस 10% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने जुटाए करीब 9,300 करोड़ रुपए। और सेबी की बोर्ड बैठक में एफएमसी के मर्जर के नियमों को मिली मंजूरी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ पर एंकर निवेशकों की लिमिट नहीं भी हुई खत्म। और आज दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉनसून सेशन के दूसरे चरण की कर सकते हैं घोषणा। और एसजीएक्स निफ्टी आपके लिए हाजिर करेंगे सबसे पहले, जहां पर हमने देखा भारी उठापटक देखने को मिली है। कल भारतीय बाजारों में भारी भरकम सेल ऑफ देखा गया। लगभग 1624 पॉइंट की गिरावट देखी गई।
निफ्टी 490 अंक टूटा 7800 के लेवल्स पर। इस बीच आप देखिए आज जो बड़ा क्यू आ रहा है वो शंघाई से ही लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 6.5% नीचे हुई है। तो एक और झटका लगता हुआ एशियन मार्केट्स को। हमारे साथ आशीष है। आशीष, क्लियरली आप देखिए यहां पर चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कुछ और फंड इन्फ्यूजन की बात कही है, उसके बावजूद वो मार्केट्स बुरी तरह से टूट रहे। तो कोई रिस्पाइट की संभावना है ही नहीं आज, कोई रिस्पाइट नहीं। और इनफैक्ट चाइना में दिक्कतें इकोनॉमी को लेकर है। ये जो तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं दरअसल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश है और मार्केट्स अब बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा संडे को खबर आई थी कि पेंशन फंड्स का तगड़ा पैसा इक्विटी मार्केट्स में डाइवर्ट होगा। उसके बावजूद कल शंघाई 8.5% कमजोर हुआ था। आज खबरें कि 150 बिलियन युआन वहां का सेंट्रल बैंक जो है पीबीओसी वो इंजेक्ट करेगा। और आज भी देखिए आपकी स्क्रीन पर बेहद तगड़ी पिटाई होती हुई, कोई स्टेबिलिटी इस मार्केट में नहीं। और यही मार्केट्स हैं जो दुनिया भर को नर्वस कर रहे हैं, यही इकोनॉमी है जो दुनिया भर की इस समय परेशानी बनी हुई है। अमेरिका से शुरुआत करना चाहूंगा अब मैं। आपको याद होगा फ्राइडे को हमने कहा था कि बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, बीता हफ्ता बहुत कमजोर था, हाईएस्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम से पिटाई हुई है 3% की। कल यानी कि मंडे हफ्ते की शुरुआत हुई 3.5 से 4% की कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कामकाज देखने को मिला है। डाउ फ्राइडे को 530 अंक का दबाव था, बहुत तगड़ा मान रहे थे लोग। कल 588 अंक की कमजोरी के साथ डाउ जाकर बंद हुआ है। बेहद वॉलेटाइल सेशन था, एक बेहद वाइल्ड राइड वहां पे देखने को मिली है। शुरुआत में तो 1090 अंक तक की कमजोरी आई अमेरिकन मार्केट्स में, उसके बाद रिकवरी आई और रिकवरी इतनी स्ट्रांग थी कि सिर्फ 1% का डिफरेंस रह गया था उसके बाद। लेकिन फाइनली 3.5 से 4% की कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट्स बंद हुए। ये शुरुआती जो कमजोरी आई थी उसके पीछे दो वजह थी। एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने कहा जा रहा था शुरुआत में एकदम से बड़ा तगड़ा डंपिंग करी, उसका प्रेशर था। दूसरा रूल्स में बदलाव हुआ, रूल 48 इन्वोक करा गया एनवाईएससी द्वारा। आसान शब्दों में इसका मतलब था कि इंडिकेटिव प्राइसेस जैसे हम देखते हैं प्री मार्केट सेशन में, वहां पे वो इंडिकेटिव प्राइसेस नहीं देखने को मिले। तो कई सारे ट्रेडर्स में कंफ्यूजन था और उस कंफ्यूजन के चलते वो शुरुआती बड़ा तगड़ा प्रेशर झेला। इनफैक्ट बीते 3 दिनों में ऑलमोस्ट 1500 अंक डाउ ने गंवा दिए हैं। अब तक की हिस्ट्री में 3 दिनों की इससे बड़ी लूजिंग स्ट्रीक डाउ ने कभी नहीं देखी। कल जो 1100 अंक के आसपास की शुरुआती गिरावट थी, आज तक का सबसे बड़ा हिस्ट्री में डाउ के इंट्राडे स्विंग था। तो उस लिहाज से बेहद वॉलेटाइल हो रहे हैं। क्यों आ रहा है ये प्रेशर? उभरते बाजारों को लेकर लगातार नर्वसनेस है। इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जिसको मार्केट कीनली वॉच आउट करता है। वो अनसर्टेन है। जो सबसे बड़ा ड्राइवर है फेड है, चीन है, कच्चा तेल है। इन सब को लेकर किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े अनसर्टेन है और ये अनसर्टेनिटी दबाव बना रही है। यूरोप के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को 3% का दबाव था। कल तो इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवरी के बावजूद ये मार्केट्स 5% के दबाव के साथ बंद हुए। और ध्यान रखें जब यूरोप कामकाज करा था तब अमेरिका ने ट्रेड की शुरुआत करी थी और जो प्लंज आपको बता रहा हूं मैं 1100 अंक का, उसने भी यहां के मार्केट को खासा नर्वस करा। एशिया, शंघाई की तो हम बात कर ही चुके हैं, तगड़े प्रेशर के साथ शुरुआत है। इनफैक्ट मल्टी मंथ लोज पे कल एशियन मार्केट्स पहुंचे थे और आज भी कोई रिस्पाइट नहीं है। आज भी दूसरा दिन है शायद तगड़ी पिटाई का। हैंग सेंग आपकी स्क्रीन पर आधे % के आसपास का दबाव दिखाता हुआ। कुछ मार्केट्स आज इंटरेस्टिंगली कंसोलिडेशन जोन में जा रहे हैं, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन जोन में जाएं, फिर लो लेवल्स पे गिरावट थमती हुई नजर आए। होप्स है, लेकिन अभी इंडिकेशन है 1% की कमजोरी। होप्स नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड है आशीष। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि बाजार बस आज संभल जाए 7700 पर। हालांकि समय वैसे लौटा है। हर्षल, जिस तरह की बहुत स्ट्रांग वॉलेटाइलिटी है, हम लोग आमतौर पर कहते हैं जब वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, असमंजसता जब बढ़ती है तो शायद वो फॉल का एक नियर टर्म बॉटम बनता है। अमेरिकन मार्केट्स में इसलिए मैंने हाईलाइट करा था अब तक की लाइफ का सबसे स्ट्रांग, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। तो शायद होपफुली आज जब डाउ फीचर, क्योंकि डाउ फीचर उसके बाद कुछ पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहे थे, तो होपफुली शायद आज हालात सुधरे। पीटर मगवायर हमारे साथ हैं और ये सिडनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीटर, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन CNBC आवाज। इट्स chaos, it's mayhem, you can call it what you may. What next for global markets and especially emerging markets like ours? Well, good morning. What a great question. And I'll tell you what, thanks for inviting me on the show. Very rarely in your life do you see meltdowns to the magnitude of what we've experienced in the last, 48 to 72 hours. And with unwinding in markets, I think it was led by the commodity cycle going back probably the best part of a year ago, and the equity markets are starting to wake up. We've seen massive sell-offs. We've seen what's happened as far as the US dollar, and look at the crude prices. And now you've got hemorrhaging across pretty much the whole world
with the equity market. So I think you're going to see a softer push to the downside from here, and it's certainly adding a fair bit of volatility, as you could well imagine. Then would you say that we're perhaps nearer to the end of this sell-off? Because a lot of people have started to question whether we're heading into a situation like 2008. What is your sense? Well, I don't necessarily think we are. I mean, the China situation, we've got to be very mindful also. You could see some form of a hard landing, but they do have monstrous reserves as far as, cash and a balance sheet that really is very enviable for every country in the world. So, first off, they've got very strong balance sheet. The second part is that I don't necessarily liken it to the Asia crisis that we saw in 97, 98. We've got a free-floating exchange rates all across all of those major nations where we had currency peaks before, of course. So I think that what will be surprising will be if Yellen moves as far as September. I think that could be pushed out a little bit now. And I wouldn't be surprised by, Wednesday or Thursday the market will stabilise and we'll start seeing some, value buying. I'm not suggesting you're going to see continued downside over the next, month or so. I think it'll probably level out a bit. I've been trying to understand as to what are international players actually thinking about markets such as India. And I remember listening to a couple of experts from Standard Chartered on the CNBC network yesterday saying India perhaps is a better hedge at this point in time when China is facing this major sell-off and the whole question of the economy going into this complete slowdown. Would you believe that's true? And in that case, what is your opinion of Indian markets at this point in time? Okay, first off, yes, I do think it's true. The reasoning is quite simply that China's decade, where they really, hit the ball out of the park, would have to be 2002 to, say, 2012-13. Wonderful growth numbers of what they achieved, and now it's just softening and they can't keep that same momentum. And that's been demonstrated with their GDP numbers. Whereas India is positioned that it's gaining strength year on year, and you'll be the fastest growing economy in the world within the next, 6 to probably 18 months. And I think that your next decade or your decade of favour is you're entering that. So certainly India is a far better buy, and I think that there's greater upside for your economy and for your equity markets than really most economies in the world. Pleasure speaking to you, Peter. As always, Peter McGuire कहते हुए कि शायद भारतीय बाजारों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर रहेगी और ये पीटर ही नहीं कई दूसरे विदेशी जानकार भी कह रहे हैं कि अगर आप एशियन पैसिफिक मार्केट्स को देखेंगे तो भारत की हालत बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी बेहतर है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखिए निकेई थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है। हैंगसेंग अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, 134 अंकों की बढ़त, लेकिन शंघाई के मार्केट्स में अब भी वो सेल साइड की पोजीशन बरकरार है। 6% नीचे खुला वो मार्केट 6.5% की गिरावट अब भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे जियोजीत, BNP पारिबा की गौरांग शाह, जो आपको बताएंगे किन स्टॉक्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्या ट्रेड हो भारतीय ट्रेडर्स के लिए आज के सत्र में। ब्रेक के बाद में कल दिखी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और आज फिर से शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोर संकेत। क्या बाजार 7,500 के लेवल को भी अब होल्ड कर पाएगा? जबरदस्त बिकवाली हुई है एफआईज की तरफ से 5,000 करोड़ से ज्यादा की। क्या आज फिर से बिकवाली होगी? क्या मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होंगे और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट और बढ़ेगी? यदि हाँ, तो फिर ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें इस बाजार को और निवेशकों के लिए क्या मौके दे रहा है ये बाजार पैसे लगाने के और किन शेयरों में इस वक्त आप लगाएं पैसा, इन सब पर होगा हमारा खास फोकस मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। कल गहरी मार पड़ी भारतीय बाजारों को 1600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स ने दिखाई। निफ्टी भी याद रखिए काफी पिटा है और 7800 के लेवल्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्टॉक्स चौतरफा बिकवाली का दबाव था। इस समय आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी की हालत क्या है, काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और काफी वाइल्ड राइड यहाँ पर, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन लेना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल, शंघाई के बाजार तो उम्मीद थी कि कमजोर खुलेंगे और वही हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 15,000 करोड़ का और फंड इन्फ्यूजन होगा मार्केट्स को संभालने के लिए। अब मेरा सवाल है इंडियन ट्रेडर्स के लिए, कंसिडरिंग हमारी इकोनॉमी हम सब जानते हैं थोड़ी सी बेहतर है बाकी देशों के मुकाबले, लेकिन इतना जो
रिएक्शन हम दिखा रहे हैं वो कब तक जारी रहेगा, और एसजीएक्स निफ्टी जो इतना वॉलेटाइल है उसे संकेत लेना ठीक है, या फिर अब फाइनली देखे 9:15 बजे कहां पर खुलते हैं मार्केट्स? अल्टीमेटली हर्षदा, ग्लोबल मार्केट्स हर 15 मिनट में अपना मूड बदल रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शार्प सेल ऑफ के बाद अब जो वॉलेटिलिटी आ रही है वो बाजारों पर डायरेक्शन देगी। आप देखिए अभी हम 1.5% ऊपर देख रहे थे, हांगकांग को अब 1% ऊपर रह गया। तो ऐसे में हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आए तो हम एक मजबूत शुरुआत करें, पॉजिटिव शुरुआत करें या कम नुकसान के साथ शुरुआत करें, लेकिन वो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फ्लैट खुले या पॉजिटिव खुले तो फिर सेल ऑफ आना तय है एक बार की कम से कम। बेहतर तो ये होगा कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग दें और उसके बाद रिकवर करने की कोशिश करें। अब भी मुझे लगता है ग्लोबल संकेत थोड़े से उतार चढ़ाव के हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन कॉल लेना ट्रेडर्स के लिए मुश्किल भरा होगा। तो ट्रेडर्स के लिए मैं 2 लेवल्स पर नजर बना के रखा हूं। लोअर साइड पर मुझे लगता है 7600 के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और ऊपर 7900 के पार निकले तो फिर आपको थोड़ा मजबूती के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार में वाइल्ड स्विंग्स आ सकती है, कल की क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे की तरफ और 100 पॉइंट ऊपर की तरफ। करेंसी मार्केट वो शायद ज्यादा बेहतर संकेत आपको देता हुआ दिखे। अगर 67 का लेवल आज रुपया नहीं तोड़ता है, हम मजबूत बने रहते हैं या फिर यूं कहें कि कम कमजोरी के साथ ट्रेड करते हैं, तो फिर बाजार में रिकवरी आने के आसार बन सकते हैं। तो ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए नहीं, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट हो सकता है। अब और अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन बाजार शायद मौके देगा कि आप फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें। एक और अच्छी बात जो आपको ग्लोबल स्क्रीन पर दिख रही हुई है कि चाइना के साथ कोरिलेशन अगर कम होता है दूसरे बाजारों का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि 6-7% की चाइना की गिरावट पर अगर एशियाई बाजार 1-1.5-2% की रिएक्शन दे रहे हैं, तो ये एक बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाए। आई थिंक चाइना इज क्राइंग वुल्फ, अनिल जी, यही स्थिति होती हुई दिखाई दे रही। तो अब होपफुली हम देखेंगे कि ज्यादा रिएक्शन आए। हमारे साथ है जियोजीत, बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह। गौरांग, इनफैक्ट मैं निफ्टी का चार्ट देख रही थी, एंड ईयर टू डेट अगर आप देखिए ये 5वीं इंस्टेंस है कि भारतीय बाजारों ने वो एक अच्छा करेक्शन दिखाया है। पिछली बारी ऑफ कोर्स ये करेक्शन 7950 तक मार्केट को ले गया था। इस बारी क्योंकि ये फिर से हम देख रहे हैं कि एक मेजर डिप आया है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक जिन्होंने बार बार मिस किया है मार्केट्स में पैसे लगाने को, क्या अब की बारी एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये मार्केट है जो और पिटेगा तो शायद कुछ और इंतजार करें? सुप्रभात हर्षदा, और मैं मानता हूं कि आज की प्रभात थोड़ी शुभ हो कल की जो शुरुआत थी उसके पश्चात। और 1600 पॉइंट का करेक्शन सेंसेक्स पर, और उतना ही भारी करेक्शन आपने निफ्टी में देखा है। अब इस करेक्शन के बाद और जिस तरीके से सभी क्षेत्र में सभी स्टॉक्स, चाहे वो दिग्गज हो, मझोले या छोटे, सभी शेयर में आपने बिकवाली होती हुई दिखी। जैसे अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे कि ये बाजार कारोबारियों का नहीं है, ट्रेडर्स का नहीं है, निवेशक जो है लंबी अवधि के नजरिए से उनको एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, और ये बिल्कुल मानता हूं मैं। आज जो भी शुरुआत होगी, चाहे हम 100 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे खुले या फिर थोड़ी बहुत फ्लैट सपाट सा कारोबार से शुरुआत हो, सब पूरी तरीके से जब ये धुंधलापन उठ जाएगा, मेरे ख्याल से हमारी बाजार, शेयर बाजार और मुद्रा बाजार सबसे पहले ऊपर उभरने में कामयाब हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वहां पर कोई बेफेर बदलाव नहीं हुआ है, ना ही हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इतना बुरा रुझान आया है, ना ही हमारे ब्याज दरें फिर से उछल गई है, और ना ही ऐसा कुछ है कि फंड फ्लो नहीं आया है। हम मानते हैं कि पूरे विश्व भर में एक चाइना को लेकर के शुरुआत हुई थी, और जो भूकंप आया था चाइना में उसके झटके पूरे दुनिया भर के बाजार में हमें महसूस हुए, लेकिन हम सबसे पहले उभरेंगे और निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या जो कुछ 2-3 दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में हुआ है गौरांग दुनिया भर के बाजारों में, चीन में, क्या आपको नहीं लगता किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है? और अगर अमेरिकी बाजार इस तरह से 1300-1400 पॉइंट 3-4 दिनों में टूट जाए तो कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि चाइना में जो भी परिस्थिति खड़ी की उन लोगों ने, उसको लेकर के अनिल जी, और ये पहली बार नहीं है, कई समय से हम देख रहे हैं कि वहां की मुद्रा को भी किसी तरह से उन्होंने फ्लोट करके रखा था, और जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में ब्याज दरों में कटौती की, जिस तरीके से लोगों को पैसे हाथ में मिले, जिस तरीके से लोगों ने पैसे शेयर बाजार में लगाए, और जिस तरीके से मूल्यांकन इतने ऊपर चले गए थे, अच्छी बात यह है कि एक करेक्शन आया, और मोटे तौर पर जो जहर है वो बड़े पैमाने पे मैं मानता हूं निकल गया है। कल की जो रुझान था यूएस मार्केट में अनिल जी, 1000 पॉइंट के से नीचे शुरुआत की डाउ जोन्स ने, और बंद होते होते करीबन 585 या 590 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स में बंद गया, यानी कि रिकवरी दिखी। अब मैं मानता हूं कि यहां से आपको बहुत तीव्र गति से रिकवरी नहीं देखी,
ये जरूरी है हमारे लिए और बाकी सब बाजारों के लिए थोड़ा बहुत संभले। ओके, और इस बीच आप SGX निफ्टी पर गौर करें, गौरांग 70 पॉइंट्स ऊपर है, तो होपफुली इसी तरह की शुरुआत देखने को मिलेगी। चाइना की ओर से जो भी फिर से स्केयर्स आ रहे हैं उसको इस समय SGX निफ्टी थोड़ा बहुत नजरअंदाज करता हुआ, हैंगसेंग में भी रिकवरी आ चुकी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया गौरान हमारे लिए समय निकालकर एनालिसिस के लिए। अनिल आपका भी धन्यवाद। लेकिन आगे आपको बताएंगे टॉप 10 स्टॉक्स जो आपके रेडार पर होंगे आज सुबह सवेरे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी CNBC आवाज पर, और वॉलेटिलिटी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कमजोर शुरुआत के बाद अब आप देखिए 7936 के लेवल्स 140 पॉइंट ऊपर। वजह साफ है, निकेई नेशनल लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुका है। निकेई याद रखिए यहां पर करीब 2.5% कमजोर था। शंघाई के मार्केट्स में भी आधे % की रिकवरी आई है, और हैंगसेंग ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया करीब 1% प्लस का। यही वजह है कि SGX निफ्टी में भी हम देख रहे हैं अब चुस्ती आती हुई, और 7900 के ऊपर के ट्रेड्स बन रहे हैं। हमारे साथ हैं लेकिन हमारी रिसर्च टीम सोनम मेहता, नियति और पूजा, और ये बताएंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए आज सुबह। शुरुआत नियति से। सबसे पहले बात करेंगे IOC के, OFS की, जो कि कल खराब बाजार के बावजूद फुली सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 1.18 गुना यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। 11,107 करोड़ रुपए की सरकार को यहाँ पे OFS में सब्सक्रिप्शन मिला था, और सरकार ने 9,380 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर जुटा लिए हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन खराब था, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा खराब था क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट काफी ज्यादा कमजोर था। 18.3% के आसपास ही रिटेल का पार्टिसिपेशन हो पाया। यूनाइटेड ब्रेवरीज का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर हाइनिकेन विजय माल्या से कुछ शेयर खरीद सकते हैं, और यूनाइटेड ब्रेवरीज में अपना कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ा सकता है, जिसमें कि 50% से ज्यादा का स्टेक कंपनी खरीदते हुए नजर आएगी। NSE मिड कैप 50 इंडेक्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं जो लागू हो जाएंगे सितंबर 28 तारीख से, जहां पर निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में से क्रॉम्पटन ग्रीव्स को बाहर किया जा रहा है, वही साउथ इंडियन बैंक उसकी जगह ले लेगा। यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे तमाम बैंकिंग काउंटर्स भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि इसी तिमाही ये तीनों ही बैंक ARCs को अपने कुछ 2700 करोड़ के बैड लोन्स बेच सकती है। FMC का काउंटर आप रडार पर रखिए। सेबी ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है, इसके साथ जो विलय होने वाला है उसको 28 सितंबर से इसका विलय यहाँ पे लागू हो जाएगा, और ब्रोकर्स को 3 महीने का समय दिया गया है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं सभी तरह के जो लॉज अबाइड करने के बाद। ग्लेनमार्क फार्मा रडार पर रखेगा, जहां पर कंपनी ने डायबिटीज के लिए कम दाम वाली दवा ग्लिप्टन को लॉन्च कर लिया है। इसके जरिए डायबिटीज सेगमेंट में कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है, और साथ ही डायबिटीज सेगमेंट से अपने रेवेन्यूज को भी बढ़ाना चाहती है। अदानी एंटरप्राइजेस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अदानी एंटरप्राइजेस करीब 25,000 करोड़ का निवेश इन दोनों ही प्रोजेक्ट में कर सकती है। गुजरात पिपावा पोर्ट लिमिटेड इस काउंटर में फंड एक्शन हुआ है, इस पर खास नजर रखेगा, जहां पर कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी के 71 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 173 रुपए प्रति शेयर पर। वही क्रेडिट सिंगापुर ने कंपनी के 72 लाख शेयर बेच दिए हैं 173 रुपए प्रति शेयर पर। अब बात करते हैं कुछ सर्किट फिल्टर रिवीजन की। पंजाब केमिकल्स एंड कॉर्पोरेशन में सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया गया है, 20% से 10% कर दिया गया है। वाकई में भी सर्किट फिल्टर रिवाइज करके 20% से 10% कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दामोदर इंडस्ट्रीज का भी सर्किट फिल्टर रिवीजन यहाँ पर देखने को मिला, इनका सर्किट 20% से 10% रिवाइज कर दिया गया है। आज मार्केट में 2 और IPOs खुल रहे हैं। पहले तो है पेनार इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी पेनार इंजीनियरिंग बिल्डिंग सिस्टम लिमिटेड, इसका IPO खुल रहा है आज, बंद होगा 27 अगस्त को। इसका प्राइस बैंड 170 से 171 रुपए प्रति शेयर का है। वही दूसरा IPO है श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका IPO खुल रहा है आज, बंद होगा 27 अगस्त को। इसका प्राइस बैंड 61 रुपए से 65 रुपए प्रति शेयर का है। ये तमाम स्टॉक्स यहाँ पर आज हम देखेंगे, पूरा एक्शन रहेगा आज के सत्र में। शुक्रिया आप तीनों का ही। इस बीच SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 7900 के ऊपर ट्रेड्स और 100 पॉइंट की तेजी SGX निफ्टी की ओर से बनती हुई दिखाई दे रही है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे RK ग्लोबल के राकेश बंसल, और उनसे चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी आशीष वर्मा, और उम्मीद है कि जो SGX निफ्टी में चाल आशीष बेहतर हुई है वो बरकरार रहे। बिल्कुल, इस ब्रेक के बाद सुबह लक्ष्मी का स्पेशल एडिशन कंटिन्यू रहेगा, जैसे हर्षद हाईलाइट कर रही हैं टेक्निकल चार्ट पे मार्केट्स कैसा दिख रहा है।
एक फॉल्स स्टार्ट के संकेत तो एसएस निफ्टी कहीं नहीं दे रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी? साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी क्या रणनीति होगी, ये सब लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह लक्ष्मी के स्पेशल एडिशन में। भारतीय बाजारों में सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर एसएस निफ्टी आएगा। आज जब शुरुआती इंडिकेशंस आ रहे थे तो 1.5% कमजोरी के साथ खुलने के आ रहे थे, और अब इसके बिल्कुल विपरीत 1.25 से 1.5% के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस आ रहे हैं। दरअसल एशियाई मार्केट्स में आप कुछ स्टेबिलिटी के इंस्टेंसेस आपको नजर आएंगे। जापान का निक्केई लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है। शुरुआती ट्रेड में तो 2 से 3% कमजोर हो गया था। निक्केई की रिकवरी है। बाकी कुछ एशियन मार्केट्स आपको हरे निशान पे या फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो शायद कल का जो मेहम था, ब्लैक मंडे कह लें, मैनिक मंडे कह लें, जब हमने बहुत तगड़ी पिटाई अक्रॉस ग्लोब देखी थी, उसके बाद शायद आज पहले साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है। कैसे रीड करना चाहिए इसको समझेंगे आगे, लेकिन कल की पिटाई की मैं बात कर रहा था। 6% का दबाव, सेंसेक्स में 1625 अंक की कमजोरी। अब तक के इतिहास में एक दिन में इससे बड़ा फॉल पॉइंट वाइज आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को नहीं मिला होगा। 7 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर वेल्थ एक दिन में कल की पिटाई में इरोड हुई। निफ्टी कल 7800 के बेहद करीब जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 500 अंक की पिटाई वहां पर हुई। सारे सिक्योरिटी इंडिसेस लाल निशान में। इनफैक्ट डबल डिजिट फॉल्स थे रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक जैसे इंडेक्सेस में हमने कल देखे। निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 49 स्टॉक्स लाल निशान में थे। उनमें से 5-7 स्टॉक तो ऐसे थे जो डबल डिजिट लॉसेस क्लॉक कर रहे थे। तो एक मेहम था कल स्ट्रीट में। मिड कैप स्मॉल कैप्स 8-9% की पिटाई झेली। मार्केट ब्रेथ जो एक्चुअली हम हमेशा कहते हैं बेहतर तस्वीर दिखाता है, बेंचमार्क्स की बियॉन्ड की तस्वीर आपको दिखाता है। 1:5, 1:10 तक तो हमने बात करी थी। कल 1:42 का रेशियो था, यानी कि हर 43 स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे थे, सिर्फ एक स्टॉक हरे निशान में, 42 स्टॉक्स लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। और आज के लिए इनफैक्ट जब मैं सुबह सुबह आया था ऑफिस तो इंडिकेशन कमजोर थे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में जिस तरह की पिटाई हुई, 488 पॉइंट डाउ कमजोर हुआ। इंट्राडे में तो 1100 अंक की कमजोरी थी। यूरोपियन मार्केट्स में 5% का फॉल था। तो लग रहा था एक और मेहम का दिन होगा। हालांकि एशिया कुछ हद तक दिलासा देने का काम, कुछ हद तक भरोसा दिलाने का काम कर रहा है कि शायद आज इतना प्रेशर, इतनी तगड़ी पिटाई ना हो। लेकिन कैसे रणनीति बनाए, कल की पिटाई को कैसे समझें, चार्ट्स कितने बिगड़ चुके हैं और आज किस तरह का ट्रेड है, यहां से किस तरह का आउटलुक रहेगा, इस पे बात करने के हमारे साथ अब आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ रहे हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग सर, और शुक्रिया कि सुबह सुबह हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। कल जिस तरह की तगड़ी पिटाई हुई है, अनप्रेसिडेंटेड थी सर। ऑब्वियसली 1500-1600 पॉइंट एक दिन में झटक देना, किस हद तक चार्ट्स बिगड़ गए हैं, किस हद तक आप इसे टेक्निकल एनालिस्ट इन चार्ट्स को देखकर परेशान हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी देखें तो चार्ट्स काफी बिगड़ चुके हैं। सबसे पहले देखें तो आशीष जी शुक्रवार के सेशन में 8315 का एक लेवल टूटा था। तब 8000, 8050 के लेवल्स लगते थे निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बट कल जैसे ही आशीष जी 8000 के लेवल्स निफ्टी ने तोड़े तो काफी पैनिक सेलिंग देखने को मिली। और आशीष जी इसका एक कारण था, अगर आप देखें मार्केट्स में काफी लोग होते हैं, जैसे 8300 पे निफ्टी चल रहा है, 8200 की पुट को खरीदेंगे और 8000 की 200 या 300 पुट, डबल या ट्रिपल पुट्स को बेचते हैं। कल जैसे ही 8000 के लेवल्स टूटे थे तो नीचे में निफ्टी की जो पुट्स थी उनमें बायर फ्रीज हुआ, उनको कवर करने के लिए उन्होंने निफ्टी में शॉर्टिंग करी और काफी पैनिक सेलिंग मार्जिन कॉल्स की वजह से 7940 का एक क्रिटिकल लेवल निफ्टी ने तोड़ा। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 17200 के लेवल्स को एक क्रिटिकली तोड़ा था। निफ्टी में देखें तो 7700 एक इमीडिएट सपोर्ट आता है। काफी खराब आशीष जी चार्ट्स हो चुके हैं। इवन जो मार्केट के डिफेंसिव्स थे जिनसे उम्मीद थी, जैसे कि आईटी स्पेस और फार्मा स्पेस की, जिस तरीके से रुपी वीकन हो रहा है, इन दोनों सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। बट कल इनके अंदर भी अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। चार्ट्स क्लियरली कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं बैठता है, क्योंकि कल जिस तरीके से 500 पॉइंट का एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला और अधिकतर जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं 8-8, 10% का डिक्लाइन देखने को मिला, तो अगर आप टेक्निकली कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कल के हाइस की वेट तो आप करेंगे। काफी खराब चार्ट्स हैं और फर्दर डिक्लाइन यहां से आशीष जी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। एक्सपायरी वीक है,
स्टॉक स्पेसिफिकली तो मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशन लेनी है, जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से एक पुल बैक के संकेत आ रहे हैं, बैंक निफ्टी मुझे एक अच्छा विकल्प लगता है। कल 16,800 के अराउंड क्लोजिंग ली थी, 17,400 के अराउंड के हाईज हैं। कल के हाईज के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और किसी कारण से अगर 17,100 17,000 के अराउंड अगर बैंक निफ्टी बेचने का मौका मिलता है तो उसको बेचना चाहिए। मुझे लगता है 16,200 16,000 के स्तर बैंक निफ्टी दिखा सकता है इसी सीरीज के अंदर। ओहो, अच्छा, वैसे जो एशिया में स्टेबिलिटी आ रही है, ध्यान रखें, उसका बड़ा रीजन था कल जब मैं कह रहा हूं डाउ में बड़ी तगड़ी पिटाई हुई थी, 3.5-4% अमेरिकन मार्केट्स कमजोर थे। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर अगर हम ला सकें 2% के आसपास मेरे ख्याल से मजबूती के साथ वहां से कामकाज है, तो शायद कुछ हद तक हालात इंप्रूव हो और इसीलिए एशिया भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। वैसे कल के मार्केट्स में, कैश मार्केट में एफआईज ने 5,275 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली है। हालांकि डीआईज ने काफी देर तक मैच करने की कोशिश करी है, ऑलमोस्ट 4100 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईज की कल खरीदारी हुई है। मैं कंफ्यूज था, डीआईएस की शायद जो खरीदारी उसमें आईओसी का ओएफएस आया था जहां पे स्टेक सेल करी सरकार ने, शायद उसको इंक्लूड करा जाएगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो उस लिहाज से तो बड़ी हेल्दी बाइंग है। ये दिखा रहा है कि अभी भी म्यूचुअल फंड रिडम्पशन का प्रेशर झेल नहीं रहे, पीएमएस में शायद रिडेम्पशन का कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट कल की तगड़ी पिटाई का एक बड़ा रीजन था जो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हुए नजर आए। तो दोपहर बाद आपने देखा होगा लगातार सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर था, वही मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए। और अगर आज कमजोरी आती है, थोड़ी सी वीकनेस आती है या फिर मार्जिन कॉल एक्सेंचुएट होते हैं तो और कमजोरी, और स्पेसिफिकली कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में और कमजोरी आ सकती है। लेकिन राकेश, एक सवाल जो मेरे जहन में, एचडीएक्स निफ्टी अचानक 2% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। एक डर है, आमतौर पे इतनी तगड़ी पिटाई के बाद एक बाउंस शायद आता है, डेड कैट बाउंस कह लीजिए, और वो आमतौर पे सेल ऑफ होता है। तो क्या ये एक फॉल्स स्टार्ट के इंडिकेशंस हो सकते हैं और इस झांसे में आ जाए हम कि शायद मोमेंटम स्विंग चेंज हो रहे हैं, यहां से उछाल देखने को मिलेगा और एक्चुअली ये सिर्फ एक फॉल्स स्टार्ट हो और इवेंचुअली फिर से बिकवाली का एक और बाउट आ सकता है सेकंड हाफ में, शायद कह लीजिए मार्जिन कॉल्स कल के जो ट्रिगर हुए थे वो एक्सेंचुएट कर दें इस बार फॉल को। बिल्कुल आशीष जी, अगर हम टेक्निकली आशीष जी चार्ट्स को देखें तो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो चुके हैं और क्लियरली ऐसा जिस तरीके से भी सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे हैं, टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपरी लेवल सस्टेन करेंगे और दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे भी आशीष जी आपने मार्जिन कॉल्स की बात करी, कल पहली बार तो इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और मुझे लगता है जो मार्जिन कॉल्स और बाकी चीजों का जो इफेक्ट है वो हमें शायद आज देखने को मिले, क्योंकि अब जो ब्रोकर्स हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं, उनकी पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं होती हैं और ब्रोकर जो होता है उसको तो इमीडिएटली पैसे देने पड़ते हैं और क्लाइंट का एक चेक जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन कॉल का इशू है वो इस एक्सपायरी में बड़ा हावी रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी अभी खड़ी हुई है और काफी जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलते हैं। और दूसरा टेक्निकली भी देखें तो लगता नहीं है कि ऊपरी लेवल सस्टेन करेंगे, क्योंकि जो मार्केट का डिफेंसिव था, जो आईटी के जो दिग्गज थे, जो फार्मा के दिग्गज थे, जिन्होंने अभी तक कभी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा था, एग्जांपल के तौर पर आप फार्मा में देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, इनके अंदर भी चार्ट्स डिस्टॉर्ट हुए हैं और मेरे को लगता है कि प्रेशर रहेगा। अगर कंजर्वेटिव बेसिस पर देखें एटलीस्ट इस एक्सपायरी में तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा। ट्रेडिंग के नजरिए से तो बिल्कुल भी बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उछाल पे मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग के नजरिए से सेलिंग करनी चाहिए। जो किसी भी बाउंस में अभी भी बिकवाली करने का मौका बनाए, मौका ढूंढे। आज अगर एचडीएक्स निफ्टी की तरफ से वाकई भारतीय बाजार में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग होती है, 2% के आसपास का उछाल होता है, तो शायद एक और मौका होगा बिकवाली करने का। यहां से डाउनसाइड रिस्क, राकेश की बात सुन के लग रहा है सिग्निफिकेंट हो सकती है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक यहां पे कमजोरी आनी है, तो किस हद तक गिर सकता है, किन लेवल्स के आसपास उन्हें लगता है कि शायद स्टेबिलिटी लौटेगी। इन सब पे बातचीत होगी। राकेश हमारे साथ बने रहेंगे, साथ साथ सोनम को जोड़ेंगे अपने साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ग्लोबल पिटाई हो रही है अपने रिसेंट हाई से ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली कितना करेक्ट हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एचडीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कल के मेहम, कल की तगड़ी पिटाई के बाद शायद आज 2% के आसपास का उछाल के साथ भारतीय बाजार की शुरुआत होगी। वैसे ध्यान रखें, आपको कॉशियसली इस उछाल को लेना पड़ेगा। एक्सपायरी का हफ्ता है, वोलेटिलिटी एक्सपायरी के हफ्ते में तो आपकी शायद फ्रेंड हो सकती है, लेकिन बुल्स के पास इस समय एमिनेशन नहीं है। जिस तरह से तगड़ा राउट हमने देखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंडियन मार्केट्स में आता हुआ, शायद बुल्स किसी भी उछाल में अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये शायद फॉल स्टार्ट हो सकती है और शायद फिर से प्रेशर आ सकता है। राकेश भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। राकेश, क्योंकि मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं और मेरे सारे कैलकुलेशंस तो अब हेवायर चले गए हैं कल की तगड़ी पिटाई के बाद।
परसों एक्सपायरी होनी है, कोई रफ एजम्पशन किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी देख सकते हैं और एक्सपायरी के चलते शायद क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा एटलीस्ट इंडियन मार्केट दिखा पाएगा? नहीं आशीष जी, मुझे नहीं लगता है कि एक्सपायरी के चलते कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उल्टा एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है एक प्रेशर बनेगा मार्केट के अंदर। अभी तक जो हम ग्लोबल मेल्टडाउन देख रहे हैं, जैसे यूएस में जो इतना बड़ी गिरावट आई है उसके चलते हम गिर रहे हैं, बट मुझे लगता है एक्सपायरी का एक अलग से अपना हमारा इंटरनल प्रेशर होगा जो भारतीय बाजारों को ऊपर नहीं जाने देगा। एंड आशीष जी, अगर आप देखें मार्केट्स के अंदर ऊपर में मेरा ऐसा मानना है 7950 से लेकर 8000 के लेवल पर निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए। अगर ऊपर में ये 7950 से लेकर 8000 का जो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो वो क्लियरली एक साइन होगा बॉटम फॉर्मेशन का। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। निफ्टी के लिए नीचे में 7700 एक इमीडिएट सपोर्ट है। दूसरा आशीष जी, अगर आप टेक्निकली देखें तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर नहीं है और हर आदमी घबराता है। अगर घबराहट है तो मेरा ऐसा मानना है हेजिंग के नजरिए से जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे हैं, बैंक निफ्टी को कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी कारण से 17,100 17,000 के अराउंड बैंक निफ्टी ओपनिंग में मिलता है तो कल के हाइज है अराउंड 17,450 के अराउंड के हाइज हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में सेलिंग करी जा सकती है। अगर आप 17,100 के अराउंड बेचता है कोई बैंक निफ्टी के अंदर तो आशीष जी परसेंटेज टर्म में स्टॉप लॉस भी रीजनेबल है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल आ जाता है। नीचे में 16,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में मुझे लगता है कि प्रेशर बना रहेगा। एंड आशीष जी, वन मोर थिंग, काफी लोग जैसे कल हमारे भी क्लाइंट्स हैं पूछते हैं कि 2008 जैसा क्राइसिस तो नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आशीष जी 2008 में आप देखें किसी को अगर आप बोलते थे कि निफ्टी 200-300 पॉइंट गिरेगा तो कोई मानने को तैयार नहीं था। मतलब कि आप किसी को बोलते हैं कि मार्केट गिरेगा तो कोई मानता नहीं था। आज की डेट में आप बोले कि निफ्टी फर्दर गिर सकता है तो एवरीबडी उसको मान लेता है। तो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है मार्केट के अंदर और मुझे लगता है कि मार्केट्स बेस बनाएगा, बट मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक भारतीय बाजारों में एटलीस्ट एक प्रेशर बना रहेगा। ओके राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए, आज सुबह वक्त निकालने के लिए और आज की ट्रेडिंग के लिए हमें ब्रेसअप करने के लिए। 7700 इमीडिएट सपोर्ट है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में ना खोजिए। एक बैंक निफ्टी राकेश ने सिंगल हैंडली आपके लिए बताया है जिसमें आप चाहें तो एक रणनीति बना सकते हैं। बिकवाली करने की सलाह होगी, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पे फोकस करेंगे। हमारे साथ प्लैट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे कच्चे तेल का क्या हाल है, कितनी और कमजोरी, कितना और दबाव झेल सकता है, और साथ साथ जानेंगे कि भारतीय बाजारों में आज ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति कमोडिटी मार्केट में ली जा सकती है। भारतीय बाजारों में कल दिखी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और आज फिर से शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोर संकेत। क्या बाजार 7,500 के लेवल को भी अब होल्ड कर पाएगा? जबरदस्त बिकवाली हुई है एफआईज की तरफ से 5,000 करोड़ से ज्यादा की। क्या आज फिर से बिकवाली होगी? क्या मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होंगे? और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट और बढ़ेगी? यदि हाँ तो फिर ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें इस बाजार को, और निवेशकों के लिए क्या मौके दे रहा है ये बाजार पैसे लगाने के, और किन शेयरों में इस वक्त आप लगाएं पैसा, इन सब पर होगा हमारा खास फोकस मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट्स में। ध्यान रखें, दुनिया भर में जो वोलेटिलिटी, दुनिया भर में जो आप रिस्क ऑफ ट्रेड्स देख रहे हैं, न सिर्फ चीन का उसमें हाथ है बल्कि काफी हद तक कच्चे तेल का भी है। जिस तरह की तगड़ी पिटाई कच्चे तेल में देखने को मिल रही है, इनफैक्ट अब तो नाइमेक्स $38 के बेहद करीब जाके कामकाज कर रहा है, ब्रेंट $43 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तगड़ी पिटाई कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी, कच्चे तेल की भी 5% के आसपास ही कमजोरी आई थी। ये मार्केट्स भी दुनिया भर को नर्वस कर रहे हैं। हमारे साथ प्लैट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी जी जुड़ रही हैं। वंदना जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम। ये जो तगड़ा प्रेशर कच्चे तेल के मार्केट्स में आ रहा है, मेरे ख्याल से इस महीने ही नाइमेक्स 16%, ब्रेंट 18% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इतना तगड़ा प्रेशर क्यों? क्या ऑयल मार्केट के फंडामेंटल्स हैं या फिर यहां पे भी साइकिल पे चीन ज्यादा खेल रहा है? तो ऑयल मार्केट्स पे जैसे हम देख रहे थे पिछले काफी हफ्तों से वैसे ही बहुत दबाव बना हुआ था, क्योंकि ओवर सप्लाई है। अनुमान किया गया है कि सेकेंड क्वार्टर में कम से कम 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक ओवर सप्लाई था और आगे जाके कम से कम 2 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगा। तो क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है
पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इस सब को लेके पहले ही से ही काफी दबाव बना हुआ था। ऊपर से ऑफ कोर्स ईरान को अगर आप देखें तो ईरान के मिनिस्टर ने काफी बार कह चुके हैं, पर हर बार वो फिर से दोहराते हैं कि हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे तक ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो उससे बेरिश सेंटिमेंट और दबाव आ ही जाता है। चाइना को लेकर क्या हुआ, शायद थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है ऑयल मार्केट्स में, बहुत नर्वसनेस, बहुत फियर, पैनिक सेलिंग हो रहा है बेसिकली। क्योंकि अगर ऑयल मार्केट के फंडामेंटल्स, जैसे आपने फंडामेंटल्स की जिक्र की, तो फंडामेंटल्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ईरान का और तेल उत्पादन करना वो सब ऑलरेडी फैक्टर्ड है। पर अगर आप देखते हैं कि चाइना में इतना बुरी तरह से ब्लड बाथ हो रहा है जो इक्विटी मार्केट में, और चाइना इज द मेन ग्रोथ सेंटर। अगर आप कहते हैं कि डिमांड ऑयल की कहां से आएगी, तो वो चाइना से ही आ सकती है। अच्छा, तो उसको लेकर बेरिशनेस और बढ़ गया। मैम, फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल फिर प्लैट्स के एजम्पशन लेके चल रहा है। ऑलरेडी $38 पे यूएस क्रूड है। ईरान का सप्लाई अभी भी मार्केट में आना बचा रह गया है। चाइना को लेकर तो अभी भी कंसर्न्स वे कर रहे हैं। कितना और डाउनसाइड आपको नजर आ रहा है? तो ये प्लैट्स के एस्टिमेशंस नहीं है, प्लैट्स एस्टिमेट नहीं करता, पर मैं अपने निजी एस्टिमेट आपको बता सकती हूँ कि जो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां काफी जो यूएस प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत बेहद तकलीफ होनी शुरू हो गई है। 3-4 बैंकरप्सीज जो बिल्कुल स्मॉल छोटे प्रोड्यूसर्स हैं यूएस में ऑलरेडी हो चुका है पिछले कुछ महीनों में, पर उनके मार्केट से डिसअपियर होने से कुछ खास फर्क नहीं आया है। यूएस प्रोडक्शन अभी भी ऑलमोस्ट 700,000 800,000 बैरल्स पर डे ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। पर अब अगर आप आगे देखें तो यूएस प्रोड्यूसर्स को बोरो करना, जो वो काफी फंड्स लेते हैं बैंक से, हेज फंड से, वो मुश्किल हो रहा है उनको। और उनके हेजेस भी जो उन्होंने 2016 में ऑलमोस्ट वो अनहेज्ड जा रहे हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर इस लेवल्स पे प्राइसेस बने रहे, और गिरने की भी आवश्यकता नहीं है, इस लेवल्स पे बने रहे प्राइसेस, 40 के नीचे ऑलरेडी नाइमेक्स है, तो जरूर आप देखेंगे यूएस प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्या वो काफी है मार्केट रीबैलेंस करने के लिए, वो कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से ओपेक का स्टेप इन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपेक कट जरूरी बन गया है। अब वैसे मल्टी ईयर लोज आने के बाद अभी तक ओपेक की तरफ से कोई एक्शन ट्रिगर नहीं हुआ है कि वो अपने आउटपुट को रेन इन करें। हालांकि $40 के नीचे रहा तो शायद अमेरिकन सप्लाई कम होती हुई नजर आए। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो कच्चा तेल के मार्केट्स में अभी भी नर्वसनेस बरकरार है। इनफैक्ट जो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं, फेड हुआ, चाइना हुआ, कच्चा तेल हुआ, पूरी तरह से अनिश्चितता से मार्केट्स घिरे हुए हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में जो अस्थिरता इस समय बनी हुई है। लेकिन चलिए, सुबह लक्ष्मी के स्पेशल एडिशन में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सीएनबीसी आवाज पर इस ब्रेक के बाद देखें मार्केट काउंटडाउन, और सीएनबीसी बाजार के हमारे तमाम दर्शक देखें मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।